एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 4 है हमारा अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने रामधारी सिंह दिनकर का लेखक परिचय आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया था, ठीक है। उसके बाद अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध है। और इसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो इस निबंध में यानी कि जो अर्धनारीश्वर निबंध है, इस निबंध में दिनकर जी ने क्या बताया है वो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिए थे, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिए थे, जो कि यह चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, चाहे तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो अब बच गया था इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आज की इस वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक इस कथन से क्या आप सहमत हैं? पहले तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तभी ना आप आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संधि हुई थी, यानी कि जो बातचीत हुई, संधि की वार्ता यानी कि जो बातचीत हुई थी महाभारत के युद्ध से पहले, ठीक है, वो अगर बातचीत हुई होती कुंती और गंधारी के बीच, यानी कि पांडव और कौरव के बीच जो बातचीत हुई थी, वो पांडव और कौरव के बीच बातचीत नहीं होकर के उनकी माताओं के बीच ये बातचीत होती। उनकी माता कौन थी? तो पांडव की माता कौन थी? तो कुंती थी। और गंधारी कौन थी? तो कौरवों की माता थी। अगर इनके बीच ये बातचीत हुई होती तो बहुत संभव था कि ये जो महाभारत हुआ है ये महाभारत न मचता। ये लेखक ने कहा है, ठीक है। तो लेखक के क्या ये जो कथन का है, लेखक ने ये जो बात बोली है, क्या आप इस बात से सहमत है? ये आपको बताना है। और इसका आंसर आपको खुद से बना के भी दे देना है। अगर आप लोग खुद से बना के दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, और नहीं तो इसमें देख लीजिए इसको आपको कैसे देना, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए। आप चाहे तो इसका अपने से खुद से आंसर बना के दे दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से हम भी देने का कोशिश किया, आप लोग देख लीजिए। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नारियों में इस भावना की फिक्र होना संभावना प्रबल होती है कि दूसरी नारियों का सुहाग उसी प्रकार कायम रहे जैसा वह अपने बारे में सोचती है। देखिए, लेखक कहना चाहते कि बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। क्यों नहीं मचता? ये क्यों नहीं मचता ये आपके अपने मन से बना के बताना है, बुक में दिया नहीं हुआ है। आपको अपने मन से बना के बताना है कि आखिर क्यों नहीं होता अगर ये कुंती और गंधारी के बीच बातचीत होती तो, ठीक है। तो देखिए, नारी में क्या होता है कि किस फिक्र की भावना होती है, मतलब उनमें फिक्र होती है, नारी में फिक्र होती है, स्त्री में फिक्र होती है। किस बात की फिक्र होती है? कि जिस तरह से उसका सुहाग सुरक्षित रहे, वह चाहती है कि वो दूसरे का विश्वास उसी तरह से सुरक्षित रहे। जिस तरह से वो चाहती है कि उसके अपने बेटे के लिए चिंता होती है, उसलिए उसी तरह से स्त्री को दूसरे के बेटे की भी उसी तरह से चिंता होती है जिस तरह से उसे वह अपनी बेटी की चिंता करती है। जैसे उसका मन होता है कि उसका बेटा सुरक्षित रहे, उसी तरह से वो चाहती है कि दूसरे का भी बेटा सुरक्षित रहे। इसी तरह से अगर सोचिए, अगर ये बातचीत होती किसके बीच? तो कुंती और गंधारी के बीच, तो वो सोचती है जो लड़ाई होगा इसमें कितना नुकसान होगा, कितने लोग मरेंगे, कितने का सुहाग उजड़ जाएगा। तो वो चाहती कि युद्ध महाभारत मचता ही नहीं, यानी कि युद्ध होता ही नहीं, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, ये भी ये देख लीजिए कि वो बारिश इसलिए ऐसा सोचती है कि नारियों में पुरुष की तुलना में कम कर्कश एवं कठोर होती है। पुरुष जितना कर्कश और कठोर होता है, इससे कम ही कठोर और कर्कश कौन होती है? तो नारी होती है। यानी कि पुरुष जो है बहुत ज्यादा कठोर होता है, लेकिन नारी जो होती है वो कोमल होती है। वो अच्छे से बातों को समझती है। वो समझती है कि जिस तरह से उसका पति उसके लिए प्यारा है, उसी तरह से दूसरे का पति भी उसके लिए उतना ही प्यारा होगा, इसलिए वो सभी की चिंता करती है। वो नारी जो होती है उतना कर्कश और कठोर नहीं होती है। कुंती और गंधारी दोनों अपने पुत्रों को राजा बनते दिखना चाहती थी, लेकिन इतना तय था कि इसके लिए इतना बड़ा रक्त संहार कदापि स्वीकार नहीं करते। देखिए, महाभारत जो हुआ था उसमें कितना बड़ा रक्त संहार हुआ था ना, कितने लोग मरे थे, ठीक है। जो उतने लोग मरे थे उसको कहा जाता है रक्त संहार, ठीक है। ये कदापि स्वीकार नहीं करते। अब देखिए, कुंती और गंधारी ये दोनों क्या चाहती थी कि उनका बेटा राजा बने, और गंधारी चाहती थी कि उनका बेटा राजा बने। इसके लिए वो क्या करती? तो बातचीत करती, कोई और हल निकालती, जिससे कि कुछ और हो जाता, जैसे कि कुछ राज्य का राजा उसका बेटा बन जाता, कुछ राज्य का राजा उसका बेटा बन जाता, कोई ना कोई हल जरूर निकलता। लेकिन अगर ये बातचीत संधि यानी कि जो बातचीत हुई थी ये कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो ये फिक्स था कि युद्ध इतना बड़ा नहीं मचता, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। इसको आप लोग खुद से बना के लिख दीजिएगा कि अगर कुंती और गंधारी के बीच में बातचीत होती तो क्यों नहीं होता युद्ध? क्योंकि नारियां कोमल होती है, वो समझती है दूसरे का दुख। ये सब अपने मन से आपको बना के लिखना है। हम आपको समझा दिए, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये आपको खुद से बना करके लिख देना है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
तो अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज की समय में इसकी क्या सार्थकता है। यानी क्वेश्चन कर है कि अर्धनारीश्वर की ना कल्पना क्यों की गई होगी। तो अभी समझ लेते हैं अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। तो अर्धनारीश्वर जो है ये शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 में साइंस वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्धनारीश्वर जो है ना किसका कल्पित रूप है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। इसलिए आपको याद रखना है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर जो है ये कल्पित रूप है। समझ गए। चलिए आगे देखिए, जिसमें क्या होता है कि आधा अंग जो होता है अर्धनारीश्वर में वो पुरुष का होता है, और आधा अंग जो होता है, आधा अंग मतलब क्या, शरीर, आधा शरीर जो होता है वो पुरुष का होता है अर्धनारीश्वर में, और आधा शरीर किसका होता है, तो नारी का होता है। स्पष्ट है कि यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच संपूर्ण समन्वय को दिखाने के लिए की गई होगी। यानी कि ये जो की गई होगी कल्पना, अर्धनारीश्वर की जो कल्पना की गई होगी, जिसमें क्या होगा कि आधा शरीर पुरुष का होगा और आधा शरीर स्त्री का होगा। ये क्या दिखाने के लिए किया गया होगा, शिव और शक्ति के बीच संपूर्ण समानता को दिखाने के लिए किया गया, यानी कि कल्पना किया गया होगा। ठीक है ना, ये कल्पना जो किया गया होगा ये शिव और शक्ति, शिव मतलब कौन, महादेव, ठीक है, और शक्ति मतलब कौन, तो पार्वती जी, इनके बीच संपूर्ण समानता को दिखाने के लिए ये कल्पना किया गया होगा। समझ गया अच्छे से। क्वेश्चन क्या था कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी क्योंकि शिव और शक्ति के बीच समानता को दिखाने के लिए इसकी कल्पना की गई होगी। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले ये समझिए। रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ से क्या क्वेश्चन कर रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी। समझ गए। चलिए, प्रसाद मतलब क्या होता है, प्रसाद मतलब होता है जयशंकर प्रसाद। देखिए, प्रसाद मतलब क्या होगा, जयशंकर प्रसाद, और प्रेमचंद मतलब मुंशी प्रेमचंद। ये तीनों नाम समझ गए ना, नाम आधा आधा दिया हुआ है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। रविनाथ मतलब रविनाथ टैगोर जी, और प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, और प्रेमचंद मतलब मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इन तीनों के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है ये तीनों के चिंतन के कारण दिनकर जी क्यों असंतुष्ट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब इसका आंसर समझिए। रविन्द्रनाथ, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद के चिंतन में दिनकर असंतुष्ट इसलिए है क्योंकि अर्धनारीश्वर के रूप में उनके चिंतन में कहीं प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि नारी को नीचा दिखाने उसे अधीन करने की बात की गई है। देखिए, इन तीनों ने क्या किया है, नारी को नीचा दिखाने का कोशिश किया है, यानी कि रविन्द्रनाथ जी, प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जी, इन तीनों ने क्या किया है, नारी के बारे में चिंता नहीं किया है, उनको नारी को और नीचे दिखाने का प्रयास किया है। इसके कारण दिनकर क्यों है, दिनकर जो है ये तीनों से असंतुष्ट है, यानी कि नाराज है। ठीक है, ये तीनों क्या किया, नारी को नीचा दिखाने का प्रयास किया। और दिनकर जी क्या करे, अर्धनारीश्वर के बारे में निबंध लिखे, यानी कि अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है, शिव और पार्वती का आधा आधा रूप, यानी कि आधा आधा रूप से कहना क्या चाह रहे दिनकर जी कह रहे आधा आधा के मतलब दोनों का जो शक्ति होगा, दोनों का समानता, यानी कि दोनों का बराबर का हिस्सा। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं, दिनकर जी कहना चाह रहे हैं कि अगर शिव और पार्वती हैं, यानी कि इनका दोनों का ना बिल्कुल बराबर रूप में रहेगा। यानी क्या रूप में रहेगा, बराबर इनका शक्ति के बारे में बताया गया कि दोनों कहीं से भी ऊपर या नीचे नहीं है। ठीक है, ये समझाने की कोशिश की है। लेकिन रविन्द्रनाथ जी और प्रसाद जी और प्रेमचंद जी ये तीनों क्या किए, नारी और नर को एक बराबर मानते ही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, नारी को नीचा दिखाने का प्रयास किए हैं, और इसी कारण से दिनकर जी क्या है, तो असंतुष्ट है। समझ गए, दिनकर जी क्यों असंतुष्ट है इन तीनों से, क्योंकि ये तीनों क्या किए, नारी को नीचा दिखाने का प्रयास किए, इसलिए दिनकर जी असंतुष्ट है। समझाने के लिए इतना आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन आंसर आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, समझ गए ना कि रविन्द्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन के कारण दिनकर इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि इन तीनों ने नारी को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, जबकि दिनकर जी जो अर्धनारीश्वर का निबंध लिखे हैं, अर्धनारीश्वर के बारे में बताए हैं, लेकिन ये तीनों क्या करते हैं, नारी को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए क्या है, दिनकर जी असंतुष्ट है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, क्वेश्चन सीधा सा है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है, तो अभी समझा देते हैं आपको। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग में भोग विलास आनंद आदि की प्रधानता है, यानी कि प्रवृत्ति मार्ग में ना भोग विलास आनंद इसकी ना प्रधानता है, जबकि निवृत्ति मार्ग में क्या है, साधना तपस्या ब्रह्मचर्य इसकी प्रधानता है। यानी कि ये समझ गए, ये दोनों किस धर्म से संबंधित है, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, तो दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और प्रवृत्ति मार्ग में क्या है, तो भोग विलास आनंद इस तीनों की प्रधानता है, यानी कि ठीक है प्रधानता। और निवृत्ति मार्ग में क्या है, साधना तपस्या इस सब की प्रधानता है, ब्रह्मचर्य इस सब की
प्राधान्यता है। समझ गए। अब देखिए, निवृत्ति मार्ग को जीवन के बाधक के रूप में माना गया है। निवृत्ति मार्ग को जीवन के बाधक के रूप में माना गया है, जबकि प्रवृत्ति मार्ग को नारी की देश सुंदरता को का बड़ा स्थान दिया गया। ठीक है, यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग होगा। समझ गए। क्वेश्चन सीधा सा था कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये समझ ही गए। उसके बाद प्रवृत्ति मार्ग में क्या है, तो भोग विलास ये सब है, यानी कि किसी भोग करेगा, इंजॉयमेंट करेगा, भोग विलास आनंद ये सब है, इसकी प्राधान्यता है। ठीक है। और निवृत्ति मार्ग में क्या है, तो साधना, तपस्या, पूजा अर्चना ये सब है। ठीक है, ब्रह्मचर्य आदि की प्राधान्यता है। समझ गए अच्छे से ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, यानी कि 5 सहस्त्र वर्ष तक वो धर्म चलने वाला था। बुद्ध ने आनंद से कहा। ठीक है, किंतु अब केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, मतलब बुद्ध ने आनंद से कोई बातचीत कही होगी, यानी कि कोई बात कहा होगा, वही बात आपको बताना है। तो बुद्ध ने ना आनंद से ये कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था ना वो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वो केवल 500 वर्ष तक चलेगा। क्यों चलेगा कि 500 वर्ष तक, पहले क्यों 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया, इसलिए वो जो धर्म पहले चलने वाला था 500 सहस्त्र वर्ष तक, वो अब चलेगा केवल 500 वर्ष तक। समझ गए, यही कहा था बुद्ध ने आनंद से। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्त्री को अहरनी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या यह उचित है। यानी कि स्त्री मतलब औरत को ना अहिरनी, नागिन, जादूगरनी इसके कहने के पीछे ना क्या मंशा हो सकती है, क्या यह कहना उचित है, ये भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, आज तक नारी की अवहेलना कई तरह से की गई है। आज तक ना नारी की अवहेलना कई तरह से की गई है, ये बात तो आपसे छुपी नहीं है, सबको पता ही है। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहरनी तक माना है। किसने, तो बर्नार्ड शॉ ने ना नारी को अहरनी माना है, जिसमें अहेर को बचाकर निकलना पड़ता है। इसी प्रकार काव्य जगत में नागी को, काव्य जगत मतलब क्या, काव्य जगत मतलब कविता के जगत में नारी को नागिन और जादूगरनी समझा गया। कविता के जगत में क्या क्या समझा गया, नारी को तो नागिन समझा गया, जादूगरनी समझा गया, पर नारी के संबंध में कही गई ये सारी बातें झूठी है। इसके पीछे पुरुष की मंशा उसे दुर्बल बनाए रखने की है। विकार दोष यदि नारी में है तो पुरुष में भी है। इसी प्रकार क्या है, गुण भी दोनों में से है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन तो क्या कर रहा था कि नारी को ना अहिरनी, नागिन, जादूगरनी ये कहने के पीछे क्या मंशा हो सकती है। तो देखिए, काव्य जगत में यानी कि कविता के जगत में नारी को ये सब कहा गया, यानी कि नागिन, जादूगरनी ये सब कहा गया। ये कहने के पीछे यह मंशा हो सकती है कि पुरुष जो है वो नारी को अपने से नीचे रखना चाहता होगा। क्या करना चाहता होगा, पुरुष अपने से नीचे, पुरुष की यह मंशा होगी कि उसे दुर्बल बनाए रखने की या फिर अपने से नीचे बनाए रखने की। यदि ना देखिए, और कोई क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ये उचित है, क्या ये बात कहना उचित है, तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है, क्योंकि आज के समय आप देखिए, नारी जो काम कर, पुरुष जो काम कर सकता है वो नारी भी कर सकती है। अगर नारी में कोई गुण है तो पुरुष में भी कोई तो गुण है ही ना, मतलब कोई दोष है अगर पुरुष में तो नारी में भी कोई दोष है, मतलब दोनों समान है, दोनों बराबर है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, दोनों समान है। नारी भी वो कोई किसी से कम नहीं है, वो भी पुरुष के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन का यही आंसर होगा कि नारी को नागिन, जादूगरनी कहने की ये मंशा हो सकती है कि पुरुष जो है वो अपने से नीचे नारी को रखना चाहता होगा, उसे दुर्बल बनाकर रखना चाहता होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष और नारी में दोनों में अवगुण और गुण दोनों में है। ठीक है, समझ गए। देखिए, आपको समझा रहे हैं लेकिन आपको खुद से बना के लिखना पड़ेगा। वैसे चाहिएगा तो आपको ये पीडीएफ मिल ही जाएगा, पीडीएफ पर आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन ये लेने से कोई फायदा नहीं है। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा रहे हैं, आंसर समझा रहे हैं, लेकिन आपको बना के खुद से लिखना पड़ेगा। अभी आप लोग लिख लीजिएगा था, ये सोच सकता है इससे समझ करके आप अपना आंसर बना सकते हैं, तो आप पीडीएफ ले लीजिएगा, उससे बना के लिख लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग खुद से बना करके इसका आंसर लिखे तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्यों ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप लोग इसमें से देख के लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर भूल जाएगा, लेकिन खुद से अगर बना के लिखिएगा तो एग्जाम में आपको याद रहेगा। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन इसका बता देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो आपको याद ही रखना है, तो देख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद देखें तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद ये देखिए प्रवृत्ति मार्ग, ये आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, और एक लास्ट क्वेश्चन ये भी है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। ये तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से समझना है, लेकिन ये जितना क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ के रखिए। क्या पता कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, वैसे एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने ज्ञान के लिए पढ़ना है। इसलिए जितना आंसर है, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, सबको अच्छे से समझे, लेकिन ये 3
क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद ही रखना है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। पराधीनता मतलब क्या होता है? पराधीनता मतलब होता है पतन, मतलब नारी जो पुरुष से नीचे दबती गई, पुरुष जो था आगे बढ़ता गया, नारी जो थी वो घर तक के काम में उलझ कर रह गए, ये सब नारी की पराधीनता है। ये पराधीनता कब से आरंभ हुई, इसकी शुरुआत आखिर कभी तो किसी चीज की शुरुआत होती है ना, इसी तरह से नारी की पराधीनता की शुरुआत कब से हुई होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी इसका आंसर भी। तो देखिए, नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहां से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित हो गया। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व का संकट आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अपमान, यहां तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा। कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता की आरंभ हो गई। ये तो समझ गए। अब इसका आंसर आपको अपने लैंग्वेज में समझाते हैं जो आपको लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या था कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो नारी की पराधीनता तब से ही आरंभ हो गई जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। कृषि मतलब क्या होता है? कृषि मतलब होता है खेती। पुरुष जाति ने जब से, या पुरुष जाति क्या, जब से कृषि का आविष्कार हुआ, ठीक है ना, किसी ने ये थोड़ी है कि पुरुष ने आविष्कार किया खेती का या नारी ने आविष्कार किया। जब से कृषि का आविष्कार हुआ यानी कि खेती का आविष्कार जब से हुआ तब से नारी जाति की पराधीनता आरंभ हो गई, यानी कि शुरुआत हो गई। कैसे हुई? तो देखिए, जैसे ही कृषि का आविष्कार हुआ यानी कि खेती का आविष्कार हुआ तो पुरुष जो था वो बाहर जाकर खेत में काम करने लगा, और औरत जो थी यानी कि नारी जो थी वो घर में काम करने लगी, घर का काम करने लगे। तब से जीवन क्या होगा, सीमित हो गया, यानी कि बाहर का जो काम होगा वो पुरुष करेगा और घर का जो काम होगी वो नारी करेगी। इसलिए पुरुष बाहर काम करने लगा, वो हर एक क्षेत्र में काम करने लगा, हर एक फील्ड में काम करने लगा, लेकिन नारी जो थी वो घर का ही काम करने लगे। तभी से क्या हुआ, नारी की पराधीनता आरंभ हो गई, ये शुरुआत हो गई, ठीक है। समझ गए? इस तरह से आपको आंसर बना के लिखना है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक तो आप, यहां तक था आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो आपके 2 नंबर में आ सकते हैं, 5 नंबर में भी आ सकते हैं, लेकिन यहां जो है ये 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। व्याख्या करने के लिए जो 2 क्वेश्चन वैसे तो रहेंगे एग्जाम में 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 ही को बनाना है, आपको व्याख्या वाला क्वेश्चन, ठीक है। हर एक चैप्टर का जो व्याख्या वाला है उसका एक सेपरेट वीडियो रखते थे, अलग से वीडियो रखते थे, जैसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर का। लेकिन इस चैप्टर का जो है ना एक ही इंपॉर्टेंट है और एक ही आपका बुक में क्वेश्चन दिया हुआ, वैसे शायद 2 है लेकिन इसमें एक ही लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है, इसलिए इसका सेपरेट वीडियो नहीं रखे, इसी में ऐड कर दिए, ठीक है। इसी से आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये व्याख्या वाला क्वेश्चन है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो अपूर्ण है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पुरुष में ना नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब क्या? पूर्ण नहीं है, यानी कि किसी पुरुष में नारी का गुण नहीं है, वो अपूर्ण है। कैसे अपूर्ण है अभी समझ लेते हैं। पहले तो ये समझिए कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया। एक बात आपको अच्छे से याद रखना है कि जो भी व्याख्या वाला क्वेश्चन है, वैसे तो रहेगा 4 जिसमें से आपको 2 ही बनाना है, लेकिन जब भी आप बनाए तो ये बात याद रखिए कि पहले आपको इसी तरह से स्टार्ट करना है कि प्रस्तुत पंक्ति यानी कि जो लाइन लिया गया ये हमारे पाठ्य पुस्तक, अब लेखक का नाम बदल सकता है, जो भी क्वेश्चन रहे उसके मुताबिक आपका बदलेगा। जैसे ये क्वेश्चन लिया गया रामधारी द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, ये आपका फॉर्मेट सेम रहेगा, बस आपका क्वेश्चन के मुताबिक उसका ये पैटर्न अलग रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस लेख में इतना बड़ा तो लाइन ही है, इसमें लेखक में क्या कहना चाहते हैं। तो इस पंक्ति में लेखक ने नारीत्व के महत्व पर प्रकाश डाला है। नारीत्व के महत्व, अब नारीत्व का महत्व क्या है वो समझ लेते हैं। दिनकर जी का कहना है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है, यानी कि दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि जिस पुरुष में नारीत्व का नहीं है वो अपूर्ण है। नारीत्व मतलब क्या? नारी का गुण, वह अपूर्ण है, मतलब जिस भी पुरुष में नारी का गुण नहीं है वो अपूर्ण है, पूरा नहीं है। अतः प्रत्येक नर को एक हद तक नारी बनना आवश्यक है। अतः मतलब हर एक पुरुष को ना एक हद तक नारी बनना आवश्यक है, क्योंकि गांधी जी ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है बापू मेरी माँ। दया माया सहिष्णुता भिन्नता संयोचिता गुण कहे जाते हैं। ये जितने भी गुण है ना, दया, जितने देखिए, जैसे दया का गुण, करुणा का गुण। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच होती तो हो सकता है महाभारत नहीं होता। वह उसी तरह से अगर देखिए नारी में क्या होता है, क्वेश्चन इसलिए हम उसका आंसर समझाना चाह रहे हैं कि नारी में ना दया का गुण, करुणा का गुण होता है, वो दूसरों का दुख समझती है। वही कहने चाह रहे हैं कि दिनकर जी का अगर दया का, करुणा का ये गुण पुरुष में नहीं है, अगर ये गुण का विकार पुरुष में हो जाए तो पुरुष भी नारी से कम नहीं रहेगा।
जाएगा। अर्थात सभी पुरुष में नारीत्व होना आवश्यक है, नहीं तो अधूरा है। नारी के जो ये गुण सब है, दया, करुणा, सहिष्णुता, ये सब जो गुण है ये सब पुरुष में भी होना चाहिए, ऐसा दिनकर जी का कहना है। ठीक है, और एक हद तक तो ये सही भी है। ठीक है, कि अर्थात सभी पुरुष में नारीत्व होना आवश्यक है, नहीं तो वो अधूरा है, हर एक पुरुष जो है वो अधूरा है, ये दिनकर जी कह रहे थे। आशा करता हूं आप लोग को ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। वैसे तो हम नेक्स्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो उसको अगले वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, देखिए ये चैप्टर तो अच्छे से कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैप्टर का, इस चैप्टर का लेखक परिचय करवा दिए। लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। उनके बारे में दिनकर जी के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिए। ठीक है, उसके बाद इसका जो दिनकर जी लिखे हैं अर्धनारीश्वर एक निबंध है, निबंध में दिनकर जी ने क्या बताया है वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिए थे। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए थे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका जरूर से जरूर देख लीजिएगा, और लेखक परिचय, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना करा दिए उसके अंदर उसके अलावा एक भी क्वेश्चन उसके अंदर वीडियो के अलावा आपके एग्जाम में पूछे ही नहीं जा सकते। जितना क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते थे सारे के सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल दिए। उसमें अगर वो देखिएगा ना तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके वीडियो आज की इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अगले वीडियो में चैप्टर 5 करेंगे। और चैप्टर 5 आपको याद रखना है, चैप्टर 5 क्या है, तो चैप्टर 5 है रोज, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञ। ठीक है, तो सबसे पहले उस चैप्टर का लेखक परिचय देखेंगे, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञ का परिचय, यानी लेखक परिचय। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।